हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज प्राचीन इतिहास जो चल रहा था हम लोग का, प्राचीन भारतीय इतिहास, तो उसके बारे में हम लोग आज समझते हैं कि एक बीसी आता है कि एडी होता है। तो इसके कंसेप्ट को समझते हैं, उसके प्राचीन स्रोत के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब एक्चुअली क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हैं। देखिए बीसी, बीसी किसको बोलते हैं, थोड़ा जूम करते हैं। देखिए बीसी, बीसी किसको बोलते हैं। बीसी का मतलब होता है, बीसी का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर ऑफ द जेसस क्रिस्ट, बिफोर ऑफ द जेसस क्रिस्ट। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के काल को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, बीसी बोला जाता है। यानी बीसी मतलब होता है बिफोर ऑफ द जेसस क्रिस्ट। ठीक है, बीसी का फुल फॉर्म होता है। और एडी का मतलब क्या होता है, एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एडी का मतलब क्या होता है, एनियो डोमिनी, एनो डोमिनी। तो देखिए यहाँ पर बीसी मतलब हुआ बिफोर ऑफ द जीसस क्रिस्ट, और एडी मतलब क्या हो गया, एनो डोमिनी। आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं बीसी क्या होता है। बीसी को बोलते हैं हम लोग ईसा पूर्व। बीसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलते हैं ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, याद रखिएगा, ईसा पूर्व बोलते हैं। और जबकि एडी को बोलते हैं हम लोग ईसवी, जैसे ईसवी हम लोग लिखते हैं ना, तो उसको बोलते हैं ईसवी। हम लोग दो चीज़ के बारे में जिक्र करते हैं। जब भी हम लोग इतिहास पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर कभी कभी क्या होता है, ईसा पूर्व लिखा रहता है। जैसे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, इस तरह से। और जब हम लोग कभी कभी देखते हैं कि ईस्वी लिखा रहता है, ठीक है, कभी कभी ईसा पूर्व लिखा रहता है, तो उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ईसा पूर्व क्या होता है, ईसा पूर्व, इसी को बीसी बोलते हैं, और एडी को क्या बोलते हैं, ईस्वी बोलते हैं। ठीक है, तो आखिर होता क्या है, देखिए चूँकि क्या हुआ था, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, मतलब जीसस क्रिस्ट का जो जन्म हुआ था, वह 0 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 0 ईस्वी में हुआ था। और 0 ईस्वी से पहले के जो काल था उसको बीसी बोला गया है, और उसके बाद के जो काल है उसको ईस्वी बोला गया है। तो इसके पीछे यदि आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब पीछे आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं। और इसके जस्ट आगे चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी प्लस वाला को ईस्वी और माइनस वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, बैक वाला, जैसे पीछे आ जाएंगे माइनस वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, ईसा पूर्व बोला जाता है। आप लोग को आशा करता समझ में आ गया होगा कि बीसी क्या होता है। ईसा मसीह का चूँकि जन्म 0 ईस्वी में हुआ था, जस्ट उसके पीछे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बीसी, और जस्ट उसके आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, उसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं तो मैथ में हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, तो देखिए एक क्या होता है, बीच में क्या होता है, 0 रहता है। ठीक है, क्या होता है, 0 रहता है। इसके जब हम पीछे आते हैं तो क्या होता है, 0 के पीछे आते हैं तो -1, -2, है ना, -3, इस तरह लगाते हैं। जैसे 0 के हम लोग उधर जाते हैं, ये साइड में जाएंगे तो क्या होगा, +1, +2, +3, +4, इस तरह से आगे बढ़ते हैं ना। तो ये जो 0 जो था ये हो गया आपका ईसा मसीह का जन्म, यानी कि जीसस क्रिस्ट का जन्म। ठीक है, 0 ईस्वी। इसके जस्ट हम लोग पीछे आ रहे हैं, मतलब कि क्या हो गया, उससे पहले का काल, मतलब उसके जन्म से पहले के काल को क्या बोलते हैं, बीसी बोला जाता है, मतलब बिफोर ऑफ द जीसस क्रिस्ट बोला जाता है। और उसके जस्ट बाद के काल को क्या कहते हैं, उसका जन्म के बाद के काल को एडी बोलते हैं, यानी इसी को ईस्वी बोला जाता है। और इसके पीछे के काल को ईसा पूर्व बोला जाता है, ईसा पूर्व, ईसा से पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के काल को। अब देखिए जैसे कि बोलेगा, जैसे मान के चलिए कि यहाँ -2 लिखा हुआ है, तो -2 का मतलब क्या होता है, 2 ईसा पूर्व। यहाँ पर -2 का मतलब क्या है, 2 ईसा पूर्व। ठीक है, यहाँ मान के चलिए यहाँ पर 2 ईसा पूर्व है, और यहाँ पर मान के चलिए +3 है, तो क्या हो गया, 3 ईस्वी है। इसको क्या पढ़ेंगे, 3 ईस्वी पढ़ेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, 2 ईसा पूर्व पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 3 ईस्वी बोलेंगे। अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बोलेगा 2 ईसा पूर्व और 3 ईस्वी के बीच का अंतर क्या होगा, 2 ईसा पूर्व और 3 ईस्वी के बीच का अंतर क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस, -2 है, तो -2 से पहले क्या जाएंगे, -1 में जाएंगे, यानी 1 साल। -1 से फिर कहाँ जाएंगे, 0 में, फिर कहाँ जाएंगे, +1 में, फिर कहाँ जाएंगे, +2 में, तब ना +3 में जाएंगे। यानी कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, कितना साल का अंतर हुआ, 5 साल का अंतर हुआ। चलिए इसको एक बार अच्छे से देखते हैं। देखिए यदि क्वेश्चन पूछेगा कि -2 और +3, यहाँ पर -2 का मतलब होता है 2 ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व,
और +3 का मतलब यहाँ पर क्या है 3 ईस्वी। बोलेगा क्या 2 ईसा पूर्व और 3 ईस्वी में कितना का अंतर है। तो कितना अंतर है देखिए यहाँ पर 1 चलेंगे 2 3 4 5, 5 का अंतर हो रहा है कि नहीं, यानी अंतर कितना का हो जा रहा है 5 का अंतर हो जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से ये तो छोटा सा है, लेकिन एग्जाम में पूछ लेता है कि 1600 ईसा पूर्व, ठीक है, या फिर पूछेगा 500 ईसा पूर्व और 400 ईस्वी के बीच का अंतर क्या होगा। तो क्या इस तरह का हम लोग करेंगे, नहीं, ये कंसेप्ट बता रहे हैं कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या किया जाता है। यदि अंतर पूछा जाएगा तो दोनों को जोड़ा जाता है, तब जाकर के उसके बीच का अंतर निकलता है। तो याद रखिएगा। देखिए, जैसे कि एग्जाम में यदि मान के चलिए पूछ लेगा कि 400 ईसा पूर्व है, 400 ईसा पूर्व है और ईसा पूर्व है और एक तरफ क्या है 500 ईस्वी है, बोलेगा कि इसके बीच का अंतर क्या होगा। तो अभी हम देख रहे थे -2 था और +3 था, तो दोनों को क्या कर दिए 2 और 3 को जोड़ दिया तो कितना आ गया 5 आ गया कि नहीं। तो जब भी ईसा पूर्व और ईस्वी का बात करेगा, यानी BC और AD का बीच का डिफरेंस निकालने के लिए पूछेगा तो क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। दोनों के बीच का अंतर निकालने के लिए पूछेगा कि कितने का अंतर है, कितने साल का अंतर है। तो क्या करेंगे 400 और +500 कितना हो जाएगा 900, अंतर क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास किए हैं कि देखिए कि यहाँ पर है 2 ईसा पूर्व है और 3 ईस्वी है के बीच का अंतर क्या होगा। तो अभी बता दिया 5 का अंतर होगा। 1500 ईस्वी है यानी AD है और 1600 ईसा पूर्व है, यानी 1600 ईस्वी है। देखिए दोनों जगह ईस्वी है, AD है, तो बीच का अंतर क्या होगा। देखिए इसको भी एक बार समझ लेते हैं ग्राफ के माध्यम से। देखिए इसको समझिए, इसको हम इसलिए बनाए ताकि आप लोग समझ सकते हैं। देखिए यदि पूछेगा, मान के चलिए यहाँ पर +1 है, +1 मतलब क्या हो गया ईस्वी, ठीक है, और यहाँ पर +3 है मतलब ईस्वी, दोनों ईस्वी है, प्लस है। तो यहाँ पर ईस्वी है, यहाँ पर भी ईस्वी है, मतलब यहाँ पर फर्स्ट ईस्वी है और यहाँ पर कितना है 3 ईस्वी है। मतलब पूछेगा कि 3 ईसा पूर्व, 1 ईस्वी और 3 ईस्वी के बीच का अंतर क्या होगा। 1 ईस्वी और 3 ईस्वी के बीच का अंतर क्या होगा, तो क्या होगा आप लोग देखिए, 1 और 3 के बीच का अंतर क्या होगा। तो 1 से पहले 2 जाएंगे, 2 से फिर 3 जाएंगे, तो अंतर कितना हुआ 1 1 2, 2 का अंतर हुआ। ऐसे भी देख सकते हैं 3 में से 2 1 घटा देंगे तो 2 का अंतर आएगा कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि AD में ही अंतर पूछ रहा है, ईस्वी में अंतर पूछ रहा है। जब सेम चीज़ में अंतर पूछता है तो क्या किया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, यानी घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पूछा हुआ है क्या 1500 ईस्वी है और 1600 ईस्वी है, इसका अंतर क्या होगा। तो 1600 में से 1500 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 का अंतर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर देखिए कि यदि क्वेश्चन पूछ लेगा कि -3 और -1 है, इसका मतलब क्या हुआ 3 ईसा पूर्व है, 3 क्या है ईसा पूर्व है, माइनस है, और 1 क्या है ये भी 1 क्या है ईसा पूर्व है। तो पूछेगा 3 ईसा पूर्व और 1 ईसा पूर्व में अंतर क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पर 3 से पहले जाएंगे 2 की ओर और उसके बाद 1 की ओर, अंतर कितना हुआ, क्या हुआ 1 और 1 2 का अंतर हुआ। तो हम क्या किए कि 3 में से 1 को घटा दिए कि नहीं। तो सेम चीज़ जब रहेगा ईसा पूर्व या फिर ईस्वी, तो उस कंडीशन में घटा दिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है, घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 400 ईसा पूर्व है और 450 ईसा पूर्व है, यहाँ पर भी ईसा पूर्व है, यहाँ पर भी ईसा पूर्व है, दोनों क्या है, दोनों जगह सेम है। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 450 में से 400 को माइनस कर देंगे, कितना अंतर हो जाएगा 50 का अंतर हो जाएगा। यहाँ पर भी अभी हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर पूछा हुआ था 1500 ईस्वी और 1600 ईस्वी, दोनों जगह पर ईस्वी था। देखिए यहाँ पर भी ईस्वी था, यहाँ पर भी ईस्वी था, यानी AD था। तो क्या किए, दोनों को माइनस कर दिए तो आ गया। यहाँ पर भी ईसा पूर्व है, यहाँ पर ईसा पूर्व है, दोनों जगह सेम है, तो क्या करना है, अंतर निकालने के लिए माइनस कर देना है। लेकिन यदि दोनों की जगह अलग अलग रहेगा, यहाँ ईसा पूर्व है और यहाँ ईस्वी है, यानी यहाँ BC है और यहाँ पर क्या है AD है, उस कंडीशन में यदि अंतर पूछेगा तो क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा उसका अंतर। ठीक है, अंतर निकालने के लिए 5 हो जाए, दोनों को जोड़ देना है। तो आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा ईसा पूर्व यानी ईस्वी क्या होता है, ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझते हैं
संवत के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं? संवत। संवत क्या होता है देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संवत होता कितना प्रकार के हैं। तो संवत देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास में 4 गो संवत आया है। कौन कौन सा 4 गो संवत आया है? तो देखिए पहला याद रखिए विक्रम संवत। कौन कौन सा? विक्रम संवत आप लोग पढ़े होंगे। शक संवत, ठीक है, विक्रम संवत, शक संवत, फिर होता है गुप्त संवत और एक होता है हिजरी संवत। गुप्त संवत और एक क्या होता है? हिजरी संवत। विक्रम, शक, गुप्त, हिजरी, ठीक है, 4 गो संवत होता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में कितने संवत आए हैं? 4 गो संवत आए हैं। तो चारों संवत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहले हम लोग पढ़ते हैं विक्रम संवत के बारे में। तो विक्रम संवत क्या था? विक्रम संवत की शुरुआत कब होता है? 58 BC में होता है, याद रखिएगा। कोई कोई बुक में 57 BC भी रहता है, यानी कि 57-58 इस BC में हुआ था। BC मतलब क्या हो गया? ईसा पूर्व, याद रखिएगा। ईसा पूर्व मतलब बिफोर ऑफ द जीसस क्रिस्ट, जन्म से पहले की कहानी है, ठीक है, उसके 58 साल पहले। 58 BC मतलब क्या हो गया? उनके जन्म से 58 ईसा पूर्व पहले, ठीक है। तो 58 ईसा पूर्व में है, पहले है, यानी कि 58 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? विक्रम संवत की स्थापना हुआ था, मतलब विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था। तो देखिए विक्रम संवत कैसे स्टार्ट होता है इसके बारे में समझते हैं। उज्जैन का एक राजा है, उज्जैन का एक स्थानीय राजा था, ठीक है, उसका जिक्र अभी तक नहीं किया गया है, कोई भी बुक में नहीं मिलता है। उज्जैन का एक स्थानीय राजा था जिसने क्या किया था? शकों को हराया था। किसको हराया था? शक जो आदमी थे, जैसे कि अंग्रेज है ना, उस तरह से शक भी लोग थे, है ना। अरे उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को क्या किया था? पराजित किया था, ठीक है, और हरा दिया था, जिस कारण से उन्होंने अपने नाम के आगे क्या लगा दिया? विक्रमादित्य लगा दिया और उपाधि लिया था। किसका? विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। और उन्होंने क्या करता है? विक्रम संवत की स्थापना करता है। ध्यान से सुनेंगे। उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया था, कब? 58 ईसा पूर्व में। और उपाधि कौन सा लिया? विक्रमादित्य का उपाधि लिया था, ठीक है, और विक्रम संवत की स्थापना करता है, ठीक है। तो अभी तक भारतीय इतिहास में कितने लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि लिया है? तो कितने लोगों ने लिया है? 14, यानी 14 लोगों ने अभी तक जो है विक्रमादित्य की उपाधि लिया है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो विक्रमादित्य की उपाधि लिया था, वह लिया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, गुप्त शासक था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य की उपाधि लिया था, याद रखिएगा। यहाँ पर जो है देखिए शक का मतलब क्या होता है, देखिए इसके लिए थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। जैसे कि भारत में जैसे अंग्रेज लोग आए, उससे पहले क्या आए थे? मुगल सल्तनत काल देखे थे, फिर जाकर मुगल शासक आए, उसके बाद फिर अंग्रेज लोग आए। तो सभी लोग क्या हुए कि भारत पर आके आक्रमण किए, लूटपाट किए। तो उसी तरह से उससे पहले, यानी कि ये देख रहे थे हम लोग चूँकि मध्यकाल और आधुनिक काल में, लेकिन इससे पहले प्राचीन काल में भी भारत पर लोगों ने क्या किया? आक्रमण किए हैं, लूटपाट किए हैं। तो उसमें सबसे पहले कौन आए थे? हिंद यूनानी आए थे। प्राचीन भारत में आने वाले पहले शासक का नाम क्या था? हिंद यूनानी शासक था। उसके बाद शक लोग आए, फिर पहलव आए, फिर जाकर के कुषाण आए, ठीक है। यानी चारों का क्रम को याद रखिएगा। ये प्राचीन भारतीय का इतिहास का क्रम है, जो शासक प्राचीन भारत में आए थे, ठीक है। तो कौन आए थे? हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण आए थे। तो ये जो शक था, इसको पराजित किया था किसने? तो उज्जैन का एक स्थानीय राजा था, उसने इसको क्या कर दिया? पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि ले लिया और विक्रम संवत की स्थापना किया। कब? 58 ईसा पूर्व में, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हम लोग शक संवत। तो शक संवत क्या था? देखिए इसको समझते। शक संवत क्या था? तो शक संवत की स्थापना कब होता है? याद रखिएगा 78 AD मतलब ईस्वी में होता है। देखिए विक्रम संवत कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व, सोचिए। और शक संवत कितना? 78 AD मतलब ईस्वी में हुआ था। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, शक संवत की स्थापना कब हुआ था? 78 ईस्वी यानी AD में, याद रखिएगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कहानी है, चलिए देखते हैं। कुषाण वंश का एक प्रतापी शासक था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक का नाम क्या था? कनिष्क था। क्या नाम था? कनिष्क था। वो राजगद्दी पर बैठता है। क्या करता है? राजगद्दी पर बैठता है, ठीक है। जैसे ही राजगद्दी पर बैठता है तो कौन से संवत की स्थापना करता है? शक संवत की स्थापना करता है, अपने राजगद्दी पर बैठने के अवसर पर खुशी के कारण से, ठीक है। तो याद रखिएगा, कुषाण वंश का प्रतापी शासक कनिष्क राजगद्दी पर बैठने के क्रम में क्या करते हैं, यानी खुशी के कारण से क्या करते हैं कि शक संवत की स्थापना करते हैं, याद रखिएगा। उन्होंने, अभी देखिए
कि ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग जो कैलेंडर हम लोग देखते हैं अभी, जिस जो कैलेंडर सबके घर में रहता है, तो वो कौन सा कैलेंडर है याद रखिएगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर है। उसका नाम क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। उसका जो पहला महीना होता है, पहला महीना जो होता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, नया साल जो मनाते हैं जनवरी को मनाते हैं, तो जनवरी को नया साल मनाने की परंपरा किसने दिया था, अंग्रेज़ों ने दिया था। जनवरी नहीं देखते हैं, जनवरी क्या है, इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। दिसंबर, जितना भी जनवरी फरवरी सब क्या है, इंग्लिश वर्ड है। लेकिन हम लोग का जो हिंदू जो कैलेंडर चलता है, ठीक है, उसके अनुसार से पहला जो माह होता है, पहला माह जो होता है वो क्या होता है, चैत्र महीना होता है। यानी हिंदू के रीति रिवाज के अनुसार से, ठीक है, और या फिर हिंदी कैलेंडर जिसको बोल सकते हैं, कि उसके अनुसार से, हिंदी कैलेंडर के मत से जो पहला महीना होता है, यानी कि जो पहला जो साल का जो शुरुआत माना जाता है वो चैत महीना को माना जाता है। साल का शुरुआत चैत माह को माना जाता है, नव वर्ष की शुरुआत चैत माह को माना जाता है। और कौन सा चैत माह में कौन सा तारीख को, 22 मार्च को शुरू होता है, 22 मार्च को याद रखिएगा। और उसका अंतिम महीना कौन होता है, फागुन महीना होता है, होली के बाद, है ना, फागुन महीना, वही फागुनिया, है ना, फागुन महीना। 21 मार्च को क्या होता है, फागुन महीना अंतिम होता है। और 22 मार्च से फिर क्या होता है, चैत महीना स्टार्ट हो जाता है। और फिर इस तरह से चक्र चलता है, और अंतिम में फिर फागुन महीना आता है। और फागुन का अंतिम दिन कौन होता है, 21 मार्च होता है। 21 मार्च तक फागुन रहता है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर 22 मार्च को फिर चैत्र स्टार्ट हो जाता है। यानी कि पहला महीना कौन हो गया, चैत, और अंतिम महीना कौन हो गया, फागुन, ठीक है। तो इसके बीच में बहुत सारा आता है, बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादर आश्विन कार्तिक सब आता है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है वो कौन सा संवत पर आधारित है, याद रखिएगा, शक संवत पर आधारित है, जिसने कनिष्क ने बनाया था, शक संवत, ठीक है। और इसके अनुसार से, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार से, हिंदी कैलेंडर के अनुसार से पहला महीना कौन होता है, चैत्र महीना होता है। चैत्र माह की शुरुआत कब होती है, 22 मार्च से होती है। अंतिम महीना फागुन होता है। फागुन का अंत जो होता है 21 मार्च को होता है। इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग गुप्त संवत, ठीक है। तो गुप्त संवत क्या था, देखिए समझते हैं पहले गुप्त संवत के बारे में। तो देखिए गुप्त संवत कहाँ था, गुप्त काल के, है ना, गुप्त काल में। तो चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का पहला शासक का नाम क्या था, चंद्रगुप्त प्रथम था। पहला शासक पूछे, पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में क्या किया था, गुप्त संवत की स्थापना किया था, ऐसे, ठीक है। गुप्त संवत की स्थापना किसने किया था, याद रखिएगा, गुप्त वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने कब किया था, 319 ईस्वी में किया था, एडी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, इसके बारे में बस इतना ही जानना है कि उन्होंने पहला शासक बनता है, जैसे ही पहला शासक बनते हैं गुप्त वंश का, उस अवसर पर गुप्त वंश की स्थापना कर देता है, गुप्त संवत की स्थापना कर देता है, बस। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हिजरी संवत की स्थापना कब होता है, हिजरी संवत की स्थापना याद रखिएगा 622 ईस्वी में हुआ था। 622 ईस्वी में हिजरी संवत की स्थापना होता है, ठीक है। कौन करता है और किस अवसर पर करता है, तो याद रखिएगा इस्लाम यानी कि मुस्लिम धर्म का संस्थापक, जिसका नाम था मोहम्मद साहब, जिसका नाम क्या था, मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म या फिर मुस्लिम धर्म के संस्थापक, जिसका नाम था मोहम्मद साहब। तो मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी में क्या किया था, 622 ईस्वी में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और कहाँ हुआ था, हीरा नामक गुफा में हुआ था उसको ज्ञान की प्राप्ति, जिसके कारण से हिजरी संवत की स्थापना करता है मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो अभी हम लोग चलिए देखते हैं, पहले तीनों को पहले कंपेयर करते हैं, चारों जो संवत था उसको कंपेयर करते हैं। देखिए चारों संवत में क्या था, देखिए इसमें भी इसमी है, इसमें भी इसमी है, इसमें भी इसमी है। लेकिन विक्रम संवत में हमें क्या है, देख रहे हैं बीसी है, बीसी मतलब ईसा पूर्व है। तो अब देखिए पूछेगा चारों संवत में से निम्न में से कौन सा भिन्न है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विक्रम संवत। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, ईसा पूर्व है, बाकी सब में क्या है, इसमी है। तो इसके आधार पर क्या है, ये सबसे अलग है कि नहीं, ठीक है। पूछेगा सबसे पुरानी संवत कौन सा है, तो विक्रम संवत सबसे पुराना संवत है, ठीक है, हो गया। विक्रम संवत का शुरुआत किसने किया था और कब किया था, 58 ईसा पूर्व में किया था। उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर दिया था, जिसके कारण से, ठीक है।
शक संवत कब स्टार्ट करता है? कनिष्क ने करता है, जैसे राजगद्दी पर बैठता है तो। गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने, वो भी गुप्त वंश का पहला शासक था, जैसे गद्दी पर बैठेगा चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त संवत की स्थापना कर दिया। हिजरी संवत, हिजरी संवत क्या था? मुस्लिम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब ने, जैसे ही वो क्या करता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति होता है हीरानामा गुफा में 622 ईस्वी में स्टार्ट कर देता है हिजरी संवत। ठीक है, तो याद रखिएगा 58, यहाँ पर 78 याद हो जाएगा दोनों को। 319-20 और फिर 300 को 19-20, इसको लगभग 300 और बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 622 के आसपास हो जाएगा, है ना। इसको कोऑर्डिनेट करके याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए शक संवत और हिजरी संवत के मध्य अंतर, कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है, शक संवत और हिजरी संवत के बीच का अंतर कितना है? तो देखिए शक संवत को क्या बोलते हैं? शक संवत को हम लोग बोलते हैं 78 ईस्वी, क्या बोलते हैं? 78 ईस्वी। और हिजरी संवत कब स्टार्ट हुआ था? 622 ईस्वी में। अब पूछा हुआ दोनों के बीच में अंतर, तो देखिए यहाँ पर भी ईस्वी है, यहाँ पर भी क्या है? ईस्वी है। तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? उसका अंतर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 622 में से माइनस कर देंगे, 622 में से किसको माइनस कर देंगे? 78 को। 12 में से 8 चले गया तो 4 बचा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, अंतर कितना हो गया? 544 का हो गया अंतर। नेक्स्ट इसी प्रकार से, तो ये वाला अंतर नहीं पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि जानता है दोनों सेम रहेगा तो माइनस कर देगा। ठीक है, सब जानता है, लेकिन एग्जाम में कौन वाला पूछा जाता है कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच का अंतर पूछेगा कि अंतर क्या है। तो शक संवत में कितना का अंतर? शक संवत कब से स्टार्ट? 78 ईस्वी से। ठीक है, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व या फिर उसको बीसी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ईस्वी है, यहाँ पर क्या है? ईसा पूर्व है, दोनों जगह अलग अलग है, तो क्या करना है? मामला गड़बड़ा जाएगा कि नहीं, तो इसीलिए और पूछता है। सब माइनस कर देगा, सब माइनस करके और बोलेगा कि आंसर क्या हो जाएगा इसका? 20 साल होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ईसा पूर्व है, यहाँ पर ईस्वी है, दोनों जगह अलग अलग है। ये ईसा पूर्व का बात किया गया है, यानी कि जन्म से 58 साल पहले। तो जन्म से 58 साल पहले है, यानी कि 0 से 58 साल तक पहले आना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यानी कि दोनों को क्या करना है? दोनों यदि अलग अलग रहता है तो सिंपल सा दिमाग नहीं लगाना है, जोड़ देना है बस। दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। तो इसका जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 136 आ जाएगा। यहाँ पर पूछा हुआ अंतर, अंतर मतलब होता है घटा, लेकिन हम कर रहे हैं क्या? जोड़ कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका अंतर निकल जाएगा कितना? 136 अंतर निकल जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, कोई कोई बुक में 135 देता है, तो 135 कब होगा? जब हम लोग 57 BC लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वेद। देखिए सबसे पहले किसका स्थापना, सबसे पहले कौन आया? वेद आया। सबसे पहले वेद के बारे में पढ़ा गया, फिर ब्राह्मण आया, फिर आरण्यक आया, उसके बाद कौन आता है? उपनिषद आता है। तो देखिए पहले वेद के बारे में पढ़ें, ठीक है, उसके बाद ब्राह्मण आए, वो घर में रह करके अपना पाठ किए। आरण्यक लोग कहाँ रहे? आरण्यक मतलब क्या होता है? जंगल, जो जंगल में जा करके जो ज्ञान के बारे में जो बताएं, ठीक है, ग्रंथ पढ़ें, उसको आरण्यक बोलते हैं। और उपनिषद के बारे में अब हम लोग पढ़ रहे हैं। उपनिषद मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठ करके और ज्ञान को अर्जित करना उपनिषद कहलाता है। ठीक है, गुरु के समीप बैठ करके और ज्ञान को अर्जित करना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। उपनिषद को हम लोग क्या कहते हैं? वेदांत कहते हैं। वेद के बारे में पढ़ लिए थे। ब्राह्मण जो घर में रह करके ज्ञान की प्राप्ति, आरण्यक जो जंगल में रह करके, और उपनिषद गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तो वेदांत यानी कि इसी को कहते हैं, उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है, याद रखिएगा। इसकी संख्या कितनी होती है? 108 होती है, याद रखिएगा, 108। उपनिषद की संख्या कितनी? 108 हुआ। 108 को क्या होता है? उपनिषद होता है, नहीं वेदांत होता है कितना? 108 हुआ। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान को प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। सबसे छोटा जो उपनिषद होता है, 108 को उपनिषद में से सबसे छोटा उपनिषद जो होता है कौन होता है? छांदोग्य उपनिषद होता है। कौन सा उपनिषद? छांदोग्य उपनिषद। लेकिन सबसे बड़ा उपनिषद यदि पूछेगा तो कौन होता है? बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद, याद रखिए, बृहदारण्यक मतलब क्या हो गया? सबसे बड़ा उपनिषद। ठीक है, और छांदोग्य है, छांदोग्य है मतलब सबसे छोटा है। ठीक है, 6 से छोटा, 6 से छांदोग्य, बृहदारण्यक ब से बड़ा और ब से क्या हो जाएगा? बृहदारण्यक। ऐसे भी आप लोग को रिलेट करके याद रखिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा, काम बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक होता है
108 गो उपनिषद है, उसमें से एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद जो है तो उससे जो है सतमे जविते जो एक वर्ड लिया गया है, कौन सा उपनिषद से लिया गया है, याद रखिएगा, मुंडक उपनिषद। ठीक है, सत्य की सदा जीत होती है, इसका अर्थ होता है सत्य में जविता का अर्थ क्या होता है, सत्य की सदा जीत होती है। ये कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, चूँकि हम लास्ट वीडियो में बताए थे पुराण के बारे में, और पुराणों की संख्या कितना था, 18 गो पुराण था, 18 गो पुराण था। और 18 पुराण में से सबसे प्राचीन पुराण का नाम बता दीजिए आप लोग। तो मत्स्य पुराण, क्या नाम था, मत्स्य पुराण नाम था ना। तो 18 पुराण में से हम लोग पढ़ेंगे 3 गो अभी पुराण के बारे में। कौन कौन सा पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण। तो विष्णु पुराण जो है वह कौन सा वंश से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाता है। विष्णु पुराण जो है कौन सा वंश से संबंधित है, तो विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। याद रखिएगा, जैसे इसको कैसे याद रखिएगा, विष्णु भगवान जो है जब अपना मुकुट पहनते हैं तो उसमें जो है मोर लगा रहता है, ऐसे याद रखिएगा। तो समझ जाइए विष्णु भगवान के क्या हो गया, मोर लगा हुआ है उसके मुकुट पर, यानी मौर्य साम्राज्य हो गया, मौर्य वंश हो गया। विष्णु पुराण कौन से वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण में क्या लिखा, कौन से वंश के बारे में लिखा हुआ वायु पुराण में, तो याद रखिएगा गुप्त वंश में। ठीक है, वायु मतलब क्या हो गया, हवा तो दिखता है, हवा तो हमको अनुभव होता है, लेकिन हम लोग देख पाते हैं क्या, नहीं। यानी वायु जो होता है किस रूप में रहता है, गुप्त रूप में रहता है, गुप्त रूप में रहता है। वायु किस रूप में रहता है, गुप्त रूप में रहता है। याद रखिए, हवा जो होता है गुप्त रूप में रहता है, याद रखिएगा। ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। यानी कि वायु पुराण में कौन से वंश के बारे में जिक्र किया गया है, गुप्त वंश के बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट होता है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण क्या होते हैं कि आंध्र सातवाहन वंश के बारे में मत्स्य पुराण में जिक्र किया गया है, याद रखिएगा। जब आपको याद हो जाएगा विष्णु पुराण मौर्य वंश के बारे में, वायु पुराण गुप्त वंश के बारे में, तो मत्स्य पुराण में बचता है। ठीक है, मत्स्य पुराण बचता है। तो मत्स्य पुराण में क्या होता है, ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। ये बेसिक कुछ पॉइंट्स था जिसमें आज हम लोग पढ़ें कि AC/BC का कंसेप्ट याद कर लिए कि कैसे होता है AC/BC में, कभी AC और AD में। ठीक है, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। चारों संवत को देख लिए, संवत का डिफरेंस निकालने के लिए देख लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग उपनिषद के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, और क्या पढ़ें, बस ये सब कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्राचीन इतिहास के कुछ जो यात्री लोग आए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक इसको रिवाइज कीजिए।